नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं, जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। क्योंकि यहां से मैं वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। मैं यहां पर रोजाना वो क्लासेस कराता हूं जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रुप डी में आने वाले एग्जाम्स को अच्छे से कर पाऊं, तो आपको ये क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि मैं यहां पर लगभग 10 से 12 क्लास करा चुका हूं और ये क्लास सारी ही क्लास इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्योंकि यहां पर वही क्वेश्चंस आपको यहां पे कराए जाते हैं जो आपके द्वारा बताए जाते हैं कि ये ऐसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं का मैं यहां पे एनालाइज करके एक पूरा सेट बना देता हूं, जिससे कि मुझे समझ में आ सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पे मुझे प्रैक्टिस सेट में करने चाहिए। तो आपके आगे आने वाले एग्जाम है, तो ये क्लास आपके लिए बनाई गई है, तो आप इससे रोजाना मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। 12 बजे क्लास होती है, तो 12 बजे आप मेरे साथ में साइंस को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पूरी तरह से एनालाइज कराता हूँ, पूरी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम खराब ना हो। अगर आप चाहते हैं अच्छा करना, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी का बेटा ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में पूरी एक प्लेलिस्ट है। आप चाहते हैं कि मैं 20 प्लस नंबर लेके आऊं, तो बेटा 20 प्लस नंबर के लिए आपको बस ये क्लासेस देखनी है। बेटा एक क्लासेस से आपके 20 प्लस नंबर नहीं आ सकते, तो आपको कम से कम 8 से 10 क्लास देखनी होती हैं। तो इन क्लासेस से हम 20 प्लस क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस मिलें, तो बेटा यादवेन स्मार्ट क्लासेस का चैनल आपके लिए ऐसा काम कर रहा है जो आपसे एग्जाम पूछा जा रहा है। ठीक है। बाकी का आप चाहते हैं कि भाई मैं 20 से ज्यादा ले आऊं, तो बेटा इसमें कम से कम 60 से ज्यादा क्लासेस हैं। आप चाहते हैं 60 से ज्यादा क्लासेस हैं, तो आप कम से कम 20-25 क्लासेस भी देख लेते हैं, तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली क्लास रहने वाली है। बाकी जितने साथी जुड़े हैं भाई, गीता देवी हैं, एएसपी हैं, और इसके अलावा हमारे यूपी पुलिस हैं, तो जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बेटा, एक बार शेयर बनता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और शेयर करने के साथ ही आप यहाँ पे पढ़ने बैठिएगा, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होने वाला है, ये मुझे पता है। बाकी का आपको पता है कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम बाईएससी ऐप है। तो ये बाईएससी ऐप आपको बहुत 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 फायदा देने वाली है, अगर आप यहां पर इकोनॉमिकली वीक दिखाई दे रहे हैं लोगों के सामने। तो क्योंकि आपको भी पता है कि 100 रुपए में हम अगर मोमोज खाने जाते हैं, तो बेटा एक मोमोज की प्लेट हमारी 100 रुपए की बनती है। वहां पर आपको 6 महीने का पूरा कोर्स करा दिया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि मुझे 6 महीने में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में पूरा कोर्स मिल जाए, तो बाईएससी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसे यहां पर ध्यान रखना, लॉगिन भी करिएगा। और लॉगिन करने के बाद आप यहां पे जो भी कोर्स चाहते हैं, आपके माइंड में जो भी कोर्स है, चाहे यूपीएसआई के लिए हो, चाहे होमगार्ड के लिए हो, चाहे आने वाले एग्जाम्स के लिए हो, एसएससी के एग्जाम्स के लिए हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, आपको ये बेनिफिट देगा। ये मैं कहता हूं, 200 रुपए में अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ना, अच्छे टीचर्स के साथ में पढ़ना, अच्छी स्किल्स के साथ में पढ़ना, अच्छी लैंग्वेज के साथ में पढ़ना, तो आपको क्या करना है, बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है। प्रज्ञा मिश्रा जुड़ चुके हैं। हाँ भाई, हेलो। इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास में आता है आपका आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्या कहता है, सबसे पहले इसी को देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका ये क्वेश्चन, जो कहता है कि मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैगिंग, पैकेजिंग और वितरण कौन करता है? बेटा आप गिफ्ट देते हो, देते होगे। तो गिफ्ट देने के टाइम पे आप क्या करते हो, आप चीजों को लेके आते हो, फिर उसकी पैकिंग करते हो। क्या करते हो, उसकी पैकिंग करते हो। पैकिंग करने के बाद में उसे ट्रांसपोर्ट करते हो, ये आप कर रहे हो। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं आपसे कि ऐसा ही हमारी बॉडी की सेल करती है, सर सेल कैसे करती है? बेटा सेल के पास में होता है ऑर्गेनल्स, और यहां पर कोई ऐसा है, कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो हमारे पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जो पैकिंग भी करता है, जो ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इनमें से? तो आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं गोल्जी एपरेटस। सर किसका ट्रांसफर करेगा? भैया ये प्रोटीन का ट्रांसफर करता है। सर प्रोटीन कहां बनता है? राइबोसोम्स में बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो राइबोसोम्स में बनता है, बनने के बाद उसकी पैकिंग जो करता है वो गोल्जी एपरेटस है, उसको ट्रांसपोर्ट जो करता है वो गोल्जी एपरेटस है, और इसका पोस्ट ऑफिस यानी पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है, वो गोल्जी एपरेटस है। तो इसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। फॉग तो मुझे लगता है हमारी क्लास में भी आ चुका है, हमारे कैमरे पे फॉग दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आप इस पे सब्र बनाए रखना। तो मुझे लगता है क्योंकि आज की पहली क्लास है तो इस वजह से थोड़ा सा फॉग दिखाई दे रहा होगा, और ये फॉग थोड़ी देर में क्या है, कम होता चला जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल को बनाए रखना है। मैं साफ दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मैं साइड हूँ, बाकी का थोड़ा सा फोटो जो है यहाँ पे, ये आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आपको सही तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रज्ञा ने और एसपी ने दोनों ने ही आंसर दे दिया है, सही आंसर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कहता है कि एक व्यक्ति है, वो बिंदु ए से बी तक 2 मिनट में 1000 मीटर जाता है। क्या करता है? बिंदु ए से, मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, एक पॉइंट बना दिया ए और एक पॉइंट बना दिया बी। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा? उसे 2 मिनट लगा। और ये दूरी कितनी थी? तो आप क्या बताएंगे? सर 1000 मीटर की ये दूरी थी। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। सर ये वापस भी तो आ रहा है। हाँ जी, वापस आया, और वापस आने के बाद किसी पॉइंट सी पर रुक गया। क्या हुआ? वापस आने पर ये किसी पॉइंट सी पर रुक गया, और ये जो पॉइंट है ये कितना है? 400 मीटर का पॉइंट था। ठीक है सर, ये रास्ता भी इसने कितना टाइम लिया? 2 मिनट में तय किया। तो आप यहां पे क्या बताएंगे? अगर आप यहां पे दूरी कहेंगे तो सर इसने दूरी कितनी तय की है? 1400 मीटर की दूरी तय की है। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सर इसने विस्थापन कितना तय किया है? सर दूरी और विस्थापन अलग होते हैं बेटा, कभी एक पॉइंट पर सेम होते हैं, बाकी सब ये अलग ही होता है। तो आप क्या देखेंगे? 1000 गया था, 400 लौट आया, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी कितनी रह गई बेटा? 600 मीटर की दूरी रह गई। यानी ये ए लास्ट पॉइंट पे कितना था? 600 मीटर दूर था। समय की बात करेंगे तो आपको पता है समय कितना लगा है बेटा? 2 मिनट तो इसने आने में लगाया था, 2 मिनट यहां पे वापस लाने में, तो कितना होगा? 4 मिनट। सर ये तो मिनट में दिया है, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं सेकंड में? बिल्कुल करेंगे। तो 4 मिनट का 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर कर हम यहां पे कितना ले आएंगे? 240 सेकंड ले आएंगे। तो यहां तक आपको जो क्वेश्चन में दिया था वो मैंने आपको पूरा नोट करके दे दिया है। क्या कर दिया है मैंने? पूरा नोट करके दे दिया है। अब आपको यहां पर करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा आपको मैं बता देता हूं कि यहां क्या करना है। हमें यहां पर निकालना है औसत वेग। सर वेग का फॉर्मूला होता है कोई? हाँ जी होता है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा दूरी बटे समय जो होता है ना, वो स्पीड का फॉर्मूला होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो किसका होता है? वो वेग का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? 600 हुआ। टाइम कितना लिया उसने? सर 240 सेकंड लिया है। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं ना तो कितना आता है सर? 2.5 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप यहां पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अरे मच्छर बेटा हट जाओ यहां से, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है? तो सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या है कि एक व्यक्ति जो है बिंदु ए से बी तक जा रहा था, फिर वो बी से सी तक लौट के भी आया है, तो जा गया 1000 मीटर है, आया 400 मीटर है, तो विस्थापन जो हो जाएगा वो 600 मीटर का हो जाएगा। टाइम जो लिया है उसने 4 मिनट लिया दोनों टाइम को तय करने में, इसलिए यहां पर जो टाइम हो जाएगा वो 240 सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां पर क्या निकाल लिया? वेग निकाल दिया, और आप यहां पे कह पाएंगे सही तरीके से। हेलो सर जी, लाइट के कारण क्वेश्चन साफ ना दिख रहा है। गुरुजी हम क्वालिटी भी बढ़ा लिए हैं लेकिन फिर भी साफ नहीं दिख रहा है। बेटा मैं एक चीज बता दूं, लाइट के कारण नहीं है, ये आपका फॉग है। ये कैमरे पे आ गया है, क्लास की वजह से आ गया है, क्योंकि क्लास जो है वो मैंने पहली क्लास ली है, जिसकी वजह से इसका कैमरे पर फॉग आ गया है। वो थोड़ा धीरे धीरे करके हट जाएगा। ये लाइटिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉग की प्रॉब्लम है। जो ठंड में भाई इक्विपमेंट है, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत कर जाते हैं भाई, हम भी ऐसे ही हैं, आप ही की तरह ही हैं। अब ये दिक्कत कर रहा है, तो अब मैं अचानक से क्लास को ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ ना। अब क्लास चल रही है तो चलने देते हैं। अब मैं क्लास को दोबारा ख़त्म करके लगाऊंगा ना तो फिर वही है, थोड़ा सा फिर टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा पेशेंस लेवल के साथ में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, अगर ट्राई करता हूँ मैं।
दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत तो, क्यों? जे के प्रयासी अंधेरा कायम रे बेटा, अंधेरा कायम नहीं है। यहाँ पे क्या है कि क्लास थोड़ी सी क्या है डिस्टर्ब हो रही थी उस फॉग की वजह से, तो मैंने फॉग को हटाने की कोशिश की है। अब बताओ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अब सही है ना? भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, बाकी का मुझे लगता है कि अगर आपको पेशेंस है तो चीज़ें सही हो जाती हैं। बेटा हमारे साथ कभी कभी गड़बड़ होती है तो सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ पर कि चलो भाग के निकल जाओ। यार भागना नहीं होता है हर चीज़ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है थर्ड, क्या कहता है? प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करता है? सर प्लाज्मोडियम क्या होता है? अब आ गया बिल्कुल साफ, हाँ जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा अब तो। प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस विधि पर काम करता है, किस प्रकार से प्रजनन करता है? सर प्लाज्मोडियम क्या है? आपको मलेरिया सुना है? मलेरिया का जो जिम्मेदार होता है ना, वो होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो बेटा क्या करेगा, वो टाइम क्या करेगा, बहुत जल्दी बढ़ने की कोशिश करेगा, बहुत जल्दी अपने पैरासाइट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा सर, प्रजनन करने के बाद में यहाँ पे ज्यादा मात्रा में वो आना चाहिए। तो ज्यादा मात्रा में आपको कौन सा दिखेगा? क्या द्विविखंडन हो पाएगा? सर द्विविखंडन में तो दो बनेंगे, तब लेकिन यहाँ पे पैरासाइट तो बहुत सारे बढ़ते हैं। तो बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, बहुखंडन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीपल फिशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मलेरिया का जो पैरासाइट है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना लग जाता है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे आते हैं द्विविखंडन की बात करते हैं। तो द्विविखंडन जो होता है बेटा, ये द्विविखंडन जो होता है बेटा अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। तो अमीबा एक सेल से दो सेल बनाता है। जब एक सेल से बहुत सारी सेल बनेंगी, बहुत सारे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, वो आपका मल्टीपल फिशन होता है। जब हम मुकुलन की बात करते हैं, बडिंग की बात करते हैं, तो सर किस में होता है बेटा? हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में आपका मुकुलन होता है। और जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ये किस में होता है? ये होता है आपका स्पाइरोगायरा में। ठीक है, तो किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बताइए कितना, किसका आंसर? गजब बेइज्जती कर रहे हैं सर जी। मैं किसकी बेइज्जती कर रहा हूं भैया? इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा ये था कि चीजें खराब हो जाती हैं तो हमें किसी के साथ में खड़े रहना चाहिए, ये बात मैंने कही है। अगर आपको मेरी चीजें खराब लग रही हैं तो आपको क्या लगेगा कि सर हटो, हमें तो क्या दूसरा टीचर देख लेते हैं। आपको क्या दिख रहा है? आपको तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा कि हाँ कैसी कभी भी चीजें हमारी भी खराब हो जाती हैं, तो उस चीज पर भी कोई ना कोई सपोर्टिव रोल निभाता है और निभाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुद्ध नस्ल के पौधे का प्रयोग क्यों किया था? भाई ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को क्यों लेके आए थे? आप खुद सोचो, मेंडल ने किस पे सर किस पे यहाँ पे खोज की थी? सारी चीजें किस पर ब्रीडिंग कराई थी? मटर के पौधे पर। क्यों कराई थी भैया? ये मटर का पौधा जो है ना, ये बहुत जल्दी ही यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी फसल हो जाती है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें कई सारे ट्रेड्स होते हैं, वो ट्रेड्स जो हैं उनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। मतलब यहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो फिक्स्ड वेरिएशन आपको मिलेंगे। या तो वो लंबा पौधा बनेगा या छोटा पौधा बनेगा, या तो उसका बीज जो आएगा वो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। तो ऐसे ही चीजों के लिए, प्योर ब्रीडिंग के लिए, यहां पर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिए यहां मटर के पौधे को चुना था। तो इसमें क्या हो रहा है? विविधता के अध्ययन के लिए भैया आनुवंशिक विविधता तो करनी थी, लेकिन इसमें अंदर बहुत ज्यादा विविधता नहीं पाई गई। पौधे की वृद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भैया वो इतना सा पौधा इस टाइम पे पर्यावरण के लिए इतनी वृद्धि का प्रभाव नहीं डालेगा। सी कहता है निश्चित एवं शुद्ध लक्षणों को, हाँ निश्चित यानी कोई वेरिएशन ना हो, फिक्स लक्षण बार बार आए, या तो वो लंबा पौधा बने या सिर्फ छोटा बने। यहां पर 3 कंडीशन पे लंबा बना था, एक कंडीशन पे छोटा पौधा बना था। या तो उसके येलो टाइप के बीज आएंगे या फिर ग्रीन टाइप के बीज आएंगे। तो इस प्रकार के ट्रेड्स थे जो वहां पर निश्चित थे और शुद्ध थे, और लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो थे वो उनमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा था। सी आंसर दिया है। और यहां पर जेके प्रयागी ने आंसर दे दिया है, प्रज्ञा मिश्रा ने दे दिया और एएसपी ने आंसर दे दिया है। सी आंसर बेस्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बात करता है ये कि हमारे पास में ना 3 चीजें हैं, ए बी और सी,
और इन तीनों के पीएच मान दे रखे हैं। हाँ सर ये तो ठीक है, कितना दे रखा है, 3, 7 और 14 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। सर यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या बताती है बेटा, पीएच वैल्यू बताती है कि अगर आपके पास में पीएच वैल्यू 7 है तो वो जो आपके पास में सॉल्यूशन है वो क्या होगा, उदासीन होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 तक है तो वो कैसा होगा, वो क्षारीय होगा। और अगर वैल्यू 0 से लेकर 7 तक है तो वो क्या होगा बेटा, अम्ल होगा। अब यहां पर कह रहा बेटा ए है ना, ए इसके पास में जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। और जो बी है ना इसके पास में ना 7 है, और जो सी है और इसके पास में कितनी है, 14 है। तो आप एक बात बताओ कि 3, 7, 14 में यहां पे क्या डिफरेंस आएगा। सर ए जो होगा ना ये एसिड है, लेकिन बेटा 7 से तो बहुत नीचे है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर फिर 7, 7 तो आपका उदासीन है, ये तो मैं बता चुका हूं, तो ये आपका कैसा है, ये न्यूट्रल है। और सर 14 बेटा जिस प्रकार से संख्या कम होने पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, उसी प्रकार से संख्या बढ़ने पर वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब आप क्या बताएंगे यहां पे कि हमारे पास में इससे मिलता जुलता क्या आंसर होगा। तो आप क्या कहेंगे, ए जो है प्रबल अम्ल है, बात सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सी जो है वो प्रबल क्षार है, बात सही है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें यहाँ पे मुझे लगता है ये वो ऑप्शन सही होगा, वो ए ही सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं, बी प्रबल अम्ल है, नहीं भैया न्यूट्रल है। सी प्रबल क्षार है, ये तो बात सही है, लेकिन बी यहाँ पे गलत था। ये ए उदासीन है भैया, ए 3 है, उदासीन 7 होता है, तो सी गलत होगा। सी उदासीन है, सी 14 है, कैसे उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन वाला केवल आपका बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हम जा रहे हैं भाई, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो बेटा पढ़ लीजिए करो। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आता हूँ, लेकिन आपके कमेंट मुझे कभी कभी क्या कर देते हैं, मुझे खुद बोलने पे मजबूर कर देते हैं। जब आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो वो मैंने कमेंट हमेशा ये बोला है कि आप आंसर्स के कमेंट करें, आपके जो भी आंसर हैं उनके कमेंट करें, ना कि अपनी पर्सनल जो भी आपके पास में चीजें हैं उनके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सर ये क्या है बेटा, आप एक चीज जानते हैं कि हमारे पास में एक तो मिडिल पॉइंट है और एक हमारे पास में क्या है, मिडिल पॉइंट से जुड़ी चीजें हैं। जैसे हमारे पास में हाथ हैं, हाँ जी हैं, क्या ये मिडिल पॉइंट में, नहीं सर, ये तो हमारे जुड़े हुए हैं किससे, इस मिडिल पॉइंट से। अच्छा, तो इस मिडिल पॉइंट में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर सेंट्रल में हमारा यहाँ पे तो ब्रेन आता है, और इस ब्रेन के अलावा जो हमारा ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस का पार्ट कौन सा होगा। तो आप क्या कहेंगे कि एक तो हमारा ये ब्रेन हो जाएगा सीएनएस में, और कौन आएगा, ब्रेन पार्ट आएगा, और इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड आएगी। तो ये कहलाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बताइए कौन सा आएगा, स्पाइनल कॉर्ड दिया, हाँ जी हो सकता है। स्पाइनल नर्व, भाई नर्व तो निकलती हैं आगे, जो कि आपका ये पार्ट को क्या करती हैं, इनकी सेंसिटिविटी को यहाँ से क्या ले जाती हैं, सिग्नल को ले जाती हैं। क्रेनियल नर्व, तो भाई कपाल की जो तंत्रिकाएं हैं वो भी नर्व ही तो हैं, यहां से जितनी भी नर्व्स निकलेंगी वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा बेटा, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा, ये पीएनएस का पार्ट होगा। तो ये आपका स्पाइनल तंत्रिका हो गया, कपाल तंत्रिका हो गया, और ये आपकी कौन सी है, ऑटोमेटिक नर्व होगी। तो ये सारी आपकी पीएनएस का पार्ट होगी, और इसमें इस मेरुरज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, ये हमारा सीएनएस का पार्ट होगा। ठीक है, राधे राधे भाई सैड बॉय। सर डबल लाइव क्लास चल रही है, डबल का इस पे चल रही भाई, 1 मिनट देखता हूं मैं। चलने कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया मैंने उसको। सारे बच्चे उस पे पहुंच गए थे, इंग्लिश वाली जो लाइव चल रही थी ना उसमें हमारी जो की है वो सेम होगी होगी, जिसकी वजह से वो लाइव होगी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, आज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है हमसे भी। तो भाई अब इसके लिए मैं क्या करूं, हमारा स्टाफ है भाई, स्टाफ जैसी हरकतें करता है, हमें तो पढ़ाना होता है, हम पढ़ा रहे हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सर क्या किया गया यहां पे? बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को लिया गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है सर? CaCO3 होता है। इसको क्या किया गया सर? इसे गर्म कर दिया गया। फिर क्या बनाया इसने बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, CaO बनाया, और क्या बना दिया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब खुद सोचो कि एक पदार्थ था हमारे पास में, हमने क्या कर दिया है? एक पदार्थ था हमारे पास में और उस पदार्थ के टूटने पर दो पदार्थ बने हैं। यानी हमारे पास में कोई एक पदार्थ था और इसे क्या कर दिया गया है? तोड़कर यानी गर्म करने के बाद ये दो पार्ट में टूट गया है। तो बताओ क्या संयोजन हो रहा होगा? संयोजन का मतलब होता है किसी दो से एक बन जाए, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। सर ये तो नहीं हो सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डिस्प्लेसमेंट तो तब होगा जब मेरे साथ में एक और पदार्थ होता तो उन दोनों में अभिक्रिया कराते। तीसरा कहता है अपघटन। हाँ सर अपघटन हो सकता है। कैसे? अपघटन का मतलब होता है डिकम्पोज करना, अपघटित करना, एक पार्ट को अपघटित कर कई सारे पार्ट में तोड़ना, डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जब भी एक पार्ट से, एक पदार्थ से दो रिएक्टेंट यानी दो हमारे पास उत्पाद मिल जाएं तो वो आपका क्या हो जाता है? वो अपघटित हो जाता है, यानी अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही है? बेटा स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही कौन सा है आपको ये बताना। कौन सा सही लग रहा है आपको यहां पे? आप बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहां पे कौन सा सही लग रहा है? स्थितिज ऊर्जा सर होती क्या है? बेटा स्थितिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है आपकी mgh। हाँ जी सर, ये तो हमने सुना है, बिल्कुल सही होगा। अब ये कहता है ये कभी गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती। भाई एक बात बताओ कि मैं यहां पर स्थितिज ऊर्जा में धनुष के तीर को इस प्रकार से क्या कर लेता हूं? स्टोर कर लेता हूं। क्या धनुष का तीर अब गतिज ऊर्जा में नहीं बदलेगा? मैं स्टोर किए हूं पोटेंशियल एनर्जी को, तो क्या होगा? जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए यहां पर आंसर नहीं होगा। फिर कहता है यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। भैया पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है ना, सबके पास अपना द्रव्यमान है और हमारे पास फॉर्मूला में भी mgh है। तो इसका मतलब सर ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है भैया, जब फॉर्मूला में है तो करता है। तो ये तो मना कर रहा है, तो इसका गलत हो जाएगा। फिर कहता है इसका मान पृथ्वी की सतह पर शून्य माना जाता है। भैया कहां शून्य मानोगे? हम पृथ्वी की सतह पर, यानी इसका यहां पर रेफरेंस पॉइंट तो लेंगे कहीं ना कहीं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है बेटा? पृथ्वी है। और जब मैं इस पृथ्वी से किसी भी पत्थर को फेंकता हूं तो उसको काइनेटिक एनर्जी देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी देने के बाद जब वो ऊपर पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे ज्यादा होती है। और लेकिन ये पृथ्वी पर रखा हुआ है तब भी तो उसका रेफरेंस पॉइंट पृथ्वी ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये सही पॉइंट मुझे लग रहा है, इसलिए यहां भी सही हो जाएगा। सर डी क्या कहता है? गतिमान वस्तुओं में पाई जाता है। भैया रुकी हुई वस्तुओं में क्या स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है? होती है। कोई चीज अगर ऊपर टांग दी गई है तो क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है? होती है। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा तो बेटा उसमें पाई जाएगी, चाहे वो गति में हो चाहे ना हो। ठीक है, कहां गए सब लोग? भाई गलती कर दी भाई, आकर अब कभी गलती से भी नहीं आएंगे। भाई गलती तुमने मेरी क्लास में आके कर दी है कि इनसे बात करके कर दी है? एक चीज बताओ, खुद सोचो, आपने गलती कहां की है? इनसे बात करने पर, ना कि मेरी क्लास से। ये गलतियां आपकी पता नहीं कौन सी तरीके की गलतियां होती हैं। गलतियां किसी और की होती हैं, सजा किसी और को मिलती है। भाई मेरे को क्या ही सजा देते हो? क्वेश्चन नंबर 8 पे 9 पे आ जाओ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? सर पहली बात तो हमें द्रव्यमान संरक्षण नहीं पता होता क्या है। भैया केमिकल रिएक्शन देखिए। हाँ जी, कभी केमिकल रिएक्शन मैंने करा दी किसी की, तो क्या उनका मास यहां पे नया बन के आएगा? नहीं, मास तो सर का सबका सेम होता है, द्रव्यमान तो सबका सेम होता है। बिल्कुल सही बात है। क्या द्रव्यमान नष्ट हो जाएगा? सर अगर वो दो पार्ट में भी टूटेंगे ना तो उनका टोटल तो सेम होगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो ना तो द्रव्यमान यहां पे मास में यानी बदल रहा है, ना ही यहां पर नष्ट हो रहा है, ना तो बन पा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब ऊर्जा संरक्षण की बात क्या आती
ऊर्जा संरक्षण में यही था कि सर ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे कहीं पर मतलब बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से द्रव्यमान के लिए भी है कि मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इस बात को बताने वाला कोई अगर व्यक्ति था तो उनका नाम था लेवोसियर, और इन लेवोसियर ने इसको बताया 1789 में। और इसी के साथ में जब हम डाल्टन की बात करेंगे तो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, और जब हम बॉयल की बात करेंगे तो इन्होंने बॉयल का नियम दिया, और जब हम थॉमसन की बात करेंगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे सर, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो आपस की बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीशा को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा? अब खुद बताओ सर, प्रतिस्थापित करेगा कौन, करेगा ही क्यों? बेटा एक चीज बताओ, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो प्रतिस्थापन करेगा, वो उसके पार्टनर को अपनी ओर खींचेगा जिसके पास में ज्यादा पावर है। तो सर पावर किसके पास में ज्यादा होती है? तो बेटा ये जो दी गई है ना, ये जो रिएक्शन की टेबल दी गई है, इनके पास में क्या होती है? पावर ज्यादा होती है। अगर किसी की अभिक्रिया ना पोटेशियम से करा दो तो बेटा उसके पार्टनर को ये खींच लेगा, उसके पार्टनर को ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये क्या है? ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं उसकी अभिक्रिया अगर मैं लिथियम से करा दूं ये भी कर देगा। सर किसी की अभिक्रिया अगर प्लेटिनम से करा दो ये नहीं कर पाएगा, क्यों? ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, और ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये किसी के साथ को किसी भी पार्टनर को अलग नहीं कर पाएगा। ये क्या है? ये अमरीशपुरी नहीं है। अमरीशपुरी तो यही है जो अलग कर सकते हैं, लेकिन हमसे कुछ और पूछा गया है। बेटा अलग नहीं है, ये सेम है, अगर हमें ये चीज याद हो तो। अब ये कहता है क्या कि यौगिक से कौन प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा? आप खुद सोचो, हमें यहां पे बताना है पीबी कहां पर है। सर पीबी 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 यहां पे तो दिया ही नहीं है। चलो मैं नहीं दिया है तो मैं बताता हूं। तो पीबी की अगर बात की जा रही है तो बेटा होता क्या है? मैग्नीशियम होता है। हाँ जी सर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपका कहां दिखाई दे रहा है? सब जहां पर दिखाई दे रहा है। सर एल्यूमिनियम जो है वो सबसे इसके पास में ही दिखाई दे रहा है, तो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। ठीक है, कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम आपका और ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सर कैल्शियम इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। सर फिर यहां पर कॉपर की बात कर लेंगे तो कॉपर हमारा यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां पे आएगा आपका पीबी और इसके बाद आएगा कॉपर। तो ये कॉपर के पार्ट को विस्थापित नहीं कर क्या कर पाएगा? पीबी को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर किसे नहीं कर पाएगा? कॉपर पीबी को नहीं कर पाएगा, बाकी सब को यहां पर पीबी कर देगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो यहां पर क्या करेगा? वो दूसरे के पार्टनर को खींच लेगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है वो अपना पार्टनर क्या कर देगा? किसी और को पहुंचा देगा। यही होता है इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर। तो यहां पर भी यही है कि पोटेशियम से अगर मैं किसी की भी अभिक्रिया करा दूं ना, ये दूसरे के पार्टनर को खींच लेगा, लेकिन अगर मैं लिथियम की अभिक्रिया किसी और से करा दूं ये भी दूसरे के पार्टनर को खींच लेगा। अगर लिथियम की अभिक्रिया पोटेशियम से करा दो, पोटेशियम तो सबके पार्टनर अपनी ओर ले जाएगा। ठीक है, आया समझ? तो क्वेश्चन नंबर ए आप पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भैया ओम का नियम जानते हो? सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओम का नियम सेम सबको पता होगा। क्या? बी बराबर आई आर। जैसे दो का पहाड़ा होता है ना, वैसे ही सबने रट लिया है कि बी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ये हमारे पास में ओम का नियम है। चलिए ये बात पता है हमें। अब क्या कहता है? यदि किसी चालक पर लगाए गए विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक बात बताओ कि मैंने मान लिया एक चालक था मेरे पास में, ये चालक था, ठीक है। अब मैंने चालक बदला नहीं है। सर नहीं बदला? हाँ बिल्कुल नहीं बदला। तो इसका रेजिस्टेंस जो है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सर वो तो फिर सेम ही रहेगा ना, आपने जब बदला ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बढ़ा रहे हैं वेग को, सॉरी वेग को नहीं, विभवांतर को। तो विभवांतर को हमने क्या कर दिया? 2b कर दिया है। आप खुद बताओ, जब रेजिस्टेंस सेम है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू भी दुगनी हो जाएगी। यहां पर अगर बी आर को हम कहीं नहीं बदल रहे हैं, b का मान यहां पे क्या हो जाए? दुगना हो जाएगा। अगर ये 2b हो जाएगा तो ये भी 2i हो जाएगा, क्योंकि हमें बराबर वैल्यू लानी पड़ेगी, क्योंकि b जो है समानुपाती है I के। b की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू बढ़ेगी।
आई की वैल्यू कम होगी, बी की वैल्यू कम होगी, तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो रही है, दुगनी, तो आई की वैल्यू क्यों ना दुगनी हो जाए, हो जाएगी भैया, हो जाएगी। तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी आंसर करो बेटा, सभी आंसर तो देते ही नहीं है। मेरी क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि मेरी क्लास में जब कोई जुड़ता है वो आंसर नहीं देता, कुछ भी करेगा आंसर नहीं देगा। अगर वो आएगा, वो लड़ सकता है सबसे, वो यहां पे झगड़ा कर सकता है सबसे, वो यहां पे पागलपंती वाली बात कर सकता है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता। अगर कोई पढ़ रहा होगा तो आंसर नहीं दे सकता, पता नहीं क्यों, कोई गया नहीं है, सब यही है, आंसर नहीं दे रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बेटा अवतल दर्पण को तो आप सभी जानते होंगे, हाँ जानते हैं, मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। अवतल दर्पण का मतलब होता है कि इस प्रकार का कर्व होगा जहां पे उभरे हुए पार्ट पे क्या होती है, पॉलिश कर दी जाती है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है सर, यहाँ पे तो पोल होता है, जब मिरर के बीच पॉइंट की बात करेंगे, हर दर्पण का अपना कोई ना कोई फोकस होता है, और हर दर्पण का अपना कोई ना कोई सेंटर होता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, क्योंकि ये पूरा क्या बनेगा, एक गोला बन जाएगा। ठीक है, अगर ये कह रहा है ना वस्तु कहां रख दी, वक्रता केंद्र पर रख दी, मैंने वस्तु रख दी है वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर वस्तु अगर रख देंगे तो इमेज कहां बनाएगा, ये पूछ रहा है। तो इस चीज को याद कर लेना कि कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अवतल दर्पण पे अगर कोई भी वस्तु रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। ये जो इमेज बन रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, कि वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनेगी। लेकिन कैसी बनेगी सर, ये ऊपर थी, ये नीचे बनी है, इसका मतलब उल्टी बनेगी। सर उल्टी इमेज कैसी होती है, वास्तविक होती है। सर ये बड़ी बनी है, छोटी बनी है, बेटा यहां पर याद रखना ये समान आकार की बनती है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। बाकी कर आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे इमेज बड़ी होती चली जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ले जाओगे इमेज छोटी होती चली जाएगी। ये एक आपका क्या है, मिडिल पॉइंट है, जहां पर आगे बढ़ाने पर इमेज बड़ी दिखती है, जहां पर पीछे करने पर इमेज छोटी दिखती है। तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बराबर दिखती है, अवतल दर्पण की कंडीशन है ये बात याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर, और अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस कोश का अंग का अपना स्वयं का डीएनए होता है। सर खुद का डीएनए किसके पास होता है, बेटा हमारी सेल के पास तो डीएनए ही होता है। और सर बाकी की जो चीजें दी गई हैं इनके पास में भी तो डीएनए होता है ना, हाँ जी होता है, लेकिन खुद का डीएनए किसके पास में होता है, तो आप क्या कहेंगे सर, स्वयं का डीएनए इनमें से किसी के पास अगर होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। इसके पास अपना तो डीएनए होता है खुद का, अलग से डीएनए से मिलता है, और इसी के पास अपना क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। तो ये कैसा अंग कहलाता है, इसी को हम यहाँ पे एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी हुई है कि इसे हम क्या कहते हैं, विचित्र अंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का ही राइबोसोम्स होता है, तो इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन सर डीएनए तो केंद्रक में भी होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, डीएनए तो प्लास्टिड में होता है, ये भी होता है, लेकिन यहां पर बात आ रही है कि जिसके पास खुद का होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं, इसके पास सेल का डीएनए होता है, तो सेल का डीएनए केंद्रक के पास में अंदर होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया खुद में अपना एक ऑर्गेनल है, खुद में अपना एक विचित्र अंग है, ये पावर हाउस है, इसे डीएनए की अलग से जरूरत पड़ती है, इसे प्रोटीन की अलग से जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज सब इसी के पास जाता है, ऑक्सीजन सब इसी के पास जाता है, इसीलिए तो ये पावर बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन भाई नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अगर ग्रुप डी की बात करें ना तो ग्रुप डी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा कि जिसे आप सॉल्व ना कर पाए, अगर आपने ढंग से अच्छे से समझा होगा तो। नहीं है तो भाई उसमें कोई कैसा भी क्वेश्चन दे दो, अगर आपसे 2 भी पूछ लेगा ना मैथ में तब भी गलत है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो। लेकिन हमने अगर किसी भी चीज को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हम आंसर कर पाएंगे। ये कह रहा है वस्तु विराम अवस्था से है, भाई विराम अवस्था से कोई वस्तु चलेगी तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, विराम अवस्था का मतलब है कि वो चलने वाली है, चली नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विराम अवस्था क्या चेंज, अगर विराम अवस्था बोला है तब
ठीक है, तो आपका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड का समान त्वरण मिलता है। सर त्वरण क्या होता है सर, ए होता है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड। चलिए ठीक है, 5 सेकंड यानी टाइम भी दे रखा है सर हमें, हाँ जी कितना 5 सेकंड का टाइम दे रखा है, बहुत ही बढ़िया। क्या करना है, अंतिम वेग निकाल दो, बी की वैल्यू निकाल दो। चलिए सर निकालते हैं बी की वैल्यू, कैसे निकलेगी सर, हमने ना एक फॉर्मूला सुना है, कौन सा, गति का समीकरण। कौन सा, गति का भी तो 3 समीकरण है, किस समीकरण को लगाओगे सर, अगर आप देखें ना यू ए टी दे रखा है, बी पता करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो है आपका गति का पहला समीकरण। क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी होता है, और यहां पर b की वैल्यू पता करनी है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, t की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो आप क्या कहेंगे सर, 10 मीटर पर सेकंड का यहाँ पे अंतिम वेग होगा, तो इस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। तो पता नहीं चला इस क्लास में कौन कौन रेलवे के पेपर दिए हैं, पता नहीं बेटा, जो भी पेपर देते हैं वो जो भी अच्छा जो भी है, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस भी बच्चे जो चला रहे हैं यानी उनके पेपर जो होते हैं वो भी हमें कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बना के लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। और आपका जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाए ना, मैं एक खुद कहता हूँ, रिजल्ट आ जाए ना, मेरी क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपने जिस जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, आपका मतलब एक व्यक्ति ने तो नहीं दिया होगा, सभी की बात कर रहा हूं, सभी का जिस जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनसे मेरे क्वेश्चन जरूर मिला लेना। मैं किसी का नहीं कहता, मैं अपने क्वेश्चन कहता हूं, मेरे क्वेश्चन जरूर मिला लेना, और फिर उसके बाद में बताना कि सर आपने जो क्वेश्चन कराए थे सेम यही क्वेश्चन थे या कुछ अलग थे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सेम हो सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ये बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। आर्किमिडीज के बारे में पूछ रहा है भैया, आर्किमिडीज के बारे में क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है ना आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, उसमें कह रहा है कि उत्प्लावन बल का जो मान होता है ना वो किसके बराबर होता है। अब एक बात सोचो, सर शिप जो होता है ना, पानी का जो जहाज जिसे हम बोलते हैं, वो पानी में तैर जाता है, हाँ जी तैरता है, लेकिन सुई डूब जाती है, और दोनों ही लोहे के हैं, हाँ जी बिल्कुल बात कह रहे हो सही। अगर मैं यहां पे कहूं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उसके पास में कोई वेट होगा, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट का जो वेट था वो कितना था, 5 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट था, और इसका ये वेट होगा। मैंने क्या किया, इसको पानी में डुबोना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया है, पानी में डुबोना स्टार्ट कर दिया, और पानी में डुबोने के बाद में क्या होता है कि यहां से मैंने क्या लगा दिया, यहां से एक दूसरा बीकर लेके, और वहां पर मैंने पानी को, यानी जैसे ही वो नीचे गिरा तो उस पानी को मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो वजन इसमें लगना स्टार्ट हुआ है, यानी इसका वजन हल्का होगा, क्योंकि यहां पे नीचे से काम करेगा बल, इसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। तो जैसे ही यहां पे पता चला कि इसकी जो वैल्यू थी, इसका जो वेट था वो 3 किलोग्राम रह गया है, सर बचा कितना, 2 किलोग्राम। बेटा जितना इसने वजन खोया है ना, जितना इसका वजन कम हुआ है ना, वो कम यहां पर इसमें पानी में जमा, यानी इसमें विस्थापन के बाद में जमा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी होगी, 2 किलोग्राम की होगी। तो जो इतना वस्तु विस्थापित कर रही है, जितना वस्तु क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है, उतना ही यहां पे फोर्स इस पर ऊपर की ओर लग रहा होगा, इसलिए इसका जो वेट है वो 2 किलोग्राम कम समझ में आता है, कम आभास होता है। तो इसलिए 3 किलोग्राम की वस्तु ये हमें पानी में डुबोने पर लगती है, लेकिन वास्तव में वजन कम हो गया होता है, नहीं, आभासी होता है, क्योंकि जैसे ही वस्तु को बाहर कर लिया जाएगा वो फिर से 5 किलोग्राम की दिखेगी। अब वो बात रहा है कि विस्थापित पानी वापस लौट के नहीं आएगा। ठीक है, तो किसके बराबर होगा उत्प्लावन बल, कि जो फोर्स इसने लगाया था वो द्रव को विस्थापित करने के कारण यहां पे जो फोर्स है वो वहां पर पता चलता है, वो उसके भार के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहां पर सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, सी नहीं होगा, मेरा अभी नहीं हुआ है पेपर। तो बेटा प्रज्ञा हमेशा, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो मैं एक बात कह देता हूं कि जब जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन यहाँ पे क्लास में आके बता जरूर देना कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कुछ भी और एक्स्ट्रा में बातें नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इतनी सी बात करूंगा कि बस आप इतना बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया था इसमें से इतने क्वेश्चन तो आए थे। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि हाँ हो सकता है बेटा 10 आए, हो सकता है 15 आए, हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है 25 क्वेश्चन आपके फंस जाए, लेकिन वो आप बता जरूर देना बाद में। ठीक है, लेकिन इन क्लास से कितना फायदा हुआ है ये भी यहां आके बता देना, तो इनसे बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जो सरीसृप होते हैं ना, रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनमें जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है।
बेटा जैसे इंसानों की बात करेंगे तो इंसानों में क्या होता है कि इंसानों में जो बेबी होता है वो तो बॉय होती है गर्ल होती है, वो तो बात की बात है। लेकिन हम जब सरीसृप की बात करते हैं ना, यहां पे डिसाइड करने वाला ना कोई होता है कि सरीसृप का जो बच्चा आएगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये डिसाइड कौन करता है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जब सरीसृप कौन होते हैं सर, रेप्टाइल कौन होते हैं सर, टर्टल सुना है, कछुआ, कछुआ सर रेप्टाइल है, हाँ जी बिल्कुल है। आपने मगरमच्छ सुना है, हाँ सर मगरमच्छ सुना है, पापा का मगरमच्छ होता है, पापा की परी होती है, जैसे ये पापा का मगरमच्छ होता है। ऐसे छिपकली होती है, तो पापा की नहीं, छिपकली क्या है, सरीसृप होती है। तो ये जो हैं इनके जो बच्चे होते हैं, जो अंडा होता है ना, ये अंडे पर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है सर। कैसे, अगर टेम्परेचर ज्यादा मिल जाए इन्हें तो बच्चा जो होगा वो क्या होगा, वो फीमेल में होगा। अब मेल नहीं है मतलब ये मत करना कि मेल की बात हो रही, फीमेल होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर यहाँ पे कम हो जाए तो बच्चा जो आएगा ना वो मेल आएगा, यानी टेम्परेचर डिसाइड करता है सरीसृप में बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन टीएसडी के नाम से जाना जाता है। और इनमें से आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, अंडों के ऊष्मायन तापमान के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, ए नहीं। गुणसूत्र का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गुणसूत्र तो हमारे में फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ पे डिसाइड होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में गुणसूत्र काम आते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब जो मेल होते हैं फीमेल होते हैं, हम लोगों की अपनी बात की जाएगी, यानी इंसानों की बात की जाएगी, ह्यूमन की बात की जाएगी, उनमें काम आएगा। लेकिन यहाँ पर टर्टल की बात की जाएगी, अगर टर्टल के अलावा यहाँ पर लिजार्ड की बात की जाएगी, क्रोकोडाइल की बात की जाएगी, तब वहां पर टेम्परेचर यहां पे डिसाइड करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़ें कि नहीं, बता तो दिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। हमें यहां पे दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, वो कितना है 27। सर परमाणु द्रव्यमान दिया है, हाँ भाई मास नंबर दे रखा है, कितना दिया है 27 दिया है। न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है, कितनी दी है 14 दी है। तो तत्व कौन सा होगा ये बता दो, तो वह तत्व कौन सा होगा वो बता दो सर। तो बेटा अगर मैं यहां पे बताऊं कि हमें पता होना चाहिए कि जो मास नंबर होता है यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसी के बराबर होता है सर, किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के ऐड करने के बराबर होता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। हमें यहां पे क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 27 दिया है, ठीक है सर। प्रोटॉन की संख्या पता नहीं है, तो प्रोटॉन की संख्या निकालना है, हाँ जी निकाल लेंगे। प्रोटॉन की संख्या निकालने के बाद न्यूट्रॉन की पता है, हाँ जी पता है, कितनी है 14 है। और प्रोटॉन की संख्या यहां से निकालेंगे कैसे कि 27 से 14 को माइनस कर देंगे, और इसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है 13 निकल के आता है। सर ये प्रोटॉन की संख्या जो है ना, ये हमने सुना है कि जो परमाणु क्रमांक होता है ना उसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक यहां पे कितना होगा, आप क्या बताएंगे सर 13 होगा। और 13 परमाणु क्रमांक इनमें से किसका होता है, ये आप बता दीजिए जल्दी से कि 13 परमाणु क्रमांक इनमें से किसका होता है, जल्दी से बताइए किसका होता है। तो आप क्या कहेंगे सर सोडियम है ना, सोडियम इसका तो 11 होता है, कितना होता है 11 होता है। सर जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम इसका तो 12 होता है। फिर हमारे पास एल्यूमिनियम और सिलिकॉन बचा, सर सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन इसका 14 होता है। तो आप क्या बताएंगे सर आंसर 13 होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन हाँ ध्यान से मैं बस ध्यान से कह रहा हूं, पेशेंस लेवल अगर अच्छा होगा, चीजों को समझने का मन होगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 18। भैया अगर आप देखें तो लंबाई बढ़ती है, हाँ जी बढ़ती है। सर हमारी भी बढ़ती है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ती है। कल हमने पढ़ा था कि हमारी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे पास में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन जी, ठीक है। लेकिन पेड़ की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्या उनके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन होता है, बेटा उनके अंदर हार्मोन तो नहीं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है टिश्यू की बात की जाएगी। उनके अंदर एक टिश्यू पाए जाते हैं, वो टिश्यू उनकी लंबाई को, थिकनेस को और उनके नोड को बढ़ाने का काम करता है। सर कौन करेगा, बेटा पेड़ की जड़ है, हाँ जी जड़ है।
पेड़ के तने का ऊपरी पार्ट है, हाँ जी है, इनको बढ़ा दोगे पेड़ की लंबाई बढ़ जाएगी। मतलब सर, मतलब ये है कि मान लो ये क्या है, पेड़ है, हाँ जी पेड़ है। अब इस पेड़ के पास में क्या होगी, जड़ भी तो होगी, हाँ जी जड़ होगी। तो जड़ क्या है, एक इसका शीर्ष पार्ट हो जाएगा, बॉटम वाला शीर्ष हो जाएगा, हाँ जी शीर्ष हो जाएगा। अब इसका जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी पार्ट ये भी क्या है, इसका शीर्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तने का ऊपरी पार्ट और जड़ का नीचे का पार्ट, इन दोनों में जो बढ़ेगा वो उसका शीर्ष बढ़ेगा। और शीर्ष वाला ऊतक कौन सा होता है, शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुजी गौरी को बुलाओ, मैं कैसे बुला लूं भाई गौरी को, गौरी का कोई नंबर वगैरह थोड़ी ना कि मैं उसको कॉल करके कह दूं। वो रोजाना जुड़ती हैं, इस वजह से बात हो जाती है ऐसे यहाँ पे, इस क्लास में होती है जितनी भी होती है, और वही आंसर देती हैं सबसे ज्यादा। आज नहीं आई हैं। प्रज्ञा जी कहाँ से हो, प्रज्ञा जी अपने घर से हैं और तुम भी अपने घर से हो, इसमें कौन सी नई बात है, हम भी अपने घर से हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। यदि किसकी कण का कोणीय वेग हमें दे रखा है 3 रेडियन पर सेकंड। सर क्या दे रखा है, कोणीय वेग दे रखा है, कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 3 रेडियन पर सेकंड। और यहाँ पर कोणीय वेग को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे दे रखा है कि वह 1.5 मीटर त्रिज्या पर स्थित हो। सर आर बराबर की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 मीटर की दे रखी है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है ना, रेखीय वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा, क्या बताना है, रेखीय वेग यानी जिसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, b अपॉन ओमेगा क्या होगा। सर कोई फॉर्मूला होता है क्या इनका, हाँ जी होता है भैया। क्या होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बराबर r ओमेगा होता है। क्या होता है, b बराबर आर ओमेगा होता है। हमसे पूछा क्या है, b अपॉन ओमेगा पूछा है। तो आप एक बात सोचें, हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई वैल्यू नहीं रखनी, r की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 1.5 मीटर है। तो इस प्रकार से हमसे जो आंसर पूछा है वो 1.5 मीटर होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि b अपॉन ओमेगा का जो रेशियो आ रहा है वो 1.5 मीटर अपॉन बना रहा है। 19 का नहीं पता है, 19 का मैंने बता दिया है। ठीक है, हमने उसे डांट दिया है तभी नहीं आई है। गौरी ने मेरे पास कॉल की थी क्लास के टाइम में। ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है क्लास के टाइम पे, लेकिन भाई किसी को डांटना ये कौन सी बात है, किसी को डांटते थोड़ी ना, हाँ ऐसे थोड़ी ना डांटा जाता है कि वो क्लास में ही नहीं आने। भाई हमारे स्टूडेंट को मत डांटो यार कुछ भी सोच लो, लेकिन हमारे स्टूडेंट को मत डांटो, जो पढ़ने आता है कम से कम वो तो आए। एक इंसान ऐसा है जो यहाँ पे एग्जाम में आंसर, मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देता है, वहां पर वो सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि बाकी का जो भी है आपका वो भी देख लेना, लेकिन डांटना नहीं है। मरीजों के दांत की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा डांट वांट दी जाते हैं ना कोई इंसान, तो फिर वो आपके ना ये तोड़ देगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपको दंत चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसी बातें ना करें। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो मरीज होते हैं ना, मतलब दांत के जो मरीज होते हैं, अब उनके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेगा, अब बताओ। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं संदीप बघेल, थैंक यू भाई संदीप बघेल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम आपने कमेंट तो किया भाई, इसी चीज़ के लिए मैं खुश हूं कि आपने कमेंट किया। चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव है तो भाई मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, नेगेटिव है तो मैं अपने आप में सुधारूंगा। लेकिन आपने कहा है ये अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग बोलें यहाँ पे, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना। बेटा बड़ा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को बड़ा करके देखना होता है तो याद रखना वहां पे हम इस दर्पण का यूज करते हैं। सर इस दर्पण का मतलब है कि अगर मैं इसके बाहर वाले पार्ट पे अगर पॉलिश कर दूं तो इस दर्पण का यूज जो किया जाता है वो बड़ा देखने के लिए किया जाता है। सर ये दर्पण कौन सा है भैया, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो कोई भी चीज आपको बड़ी करके देखनी होती है तो अवतल दर्पण का यूज करना होता है। तो जो डॉक्टर होता है ना, दंत चिकित्सक, छोटे छोटे दांत हैं भाई, हमारे तो छोटे हैं, तो छोटे छोटे दांतों को देखने के लिए क्या करेगा, अवतल दर्पण का यूज करेगा, जिससे उसे बड़ा दिखाई दे। तो दांतों के जो कीड़े होते हैं, दांत वाले कीड़े, तो दांत वाले जो कीड़े होते हैं ना, उन्हें निकालने का काम हमने, कीड़ों को तो निकालते नहीं है, ये क्या करते हैं, दांत को ही निकाल देते हैं। तो ये इसी वजह से कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सर फिर छोटा कौन दिखाता है भैया, छोटा फिर उत्तल दर्पण दिखाएगा कैसे सर, कैसे मान लें आपकी बात। बेटा साइड मिरर है, आप बाइक चलाते हो, हाँ जी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं ना तो हमारे साइड मिरर लगे होते हैं, हाँ जी लगे होते हैं। साइड मिरर में इतना बड़ा बड़ा ट्रक जो है वो छोटा सा दिखाई देता है, पता चल जाता है कि हाँ पीछे ट्रक चल रहा है। अगर वो उसमें अवतल दर्पण लगा देते ना तो ट्रक की हेडलाइट ही दिखती, भाई ट्रक दिखता नहीं क्योंकि बड़ा होता है, इसलिए उसको छोटा करके दिखाना है।
तो अवतल दर के उसके जगह पर उत्तल दर्पण का यूज किया जाएगा। छोटी चीजों के लिए उत्तल दर्पण, बड़ी के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे क्या कहता है, जब कोई वस्तु स्थिति में या गति में होती है तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर कोई भी वस्तु स्थिति में है यानी रुकी हुई है, कोई वस्तु यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पर चल रही है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे। जैसे मैंने ये हथौड़ा उठाया है, हथौड़ा उठाने के बाद मैंने ये कर लिया, अब क्या है, स्थिति है ना, हमने इसको क्या कर दी, पोटेंशियल एनर्जी दे दी। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास में स्टोर हो गई, हाँ जी हो गई। स्टोर होने के बाद में क्या होगा, मैं इसे काइनेटिक एनर्जी दूंगा, यानी स्टोर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी दूंगा, और इस जो कील है जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इसको क्या कर दूंगा, गाड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, इसके अलावा जो तीर तीर दिखाई दे रहा है, हाँ जी तीर, धनुष तीर जानते हैं जो राम जी चलाते थे, तो वो क्या है, वो इस पे क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। फिर क्या होता है, इस प्रकार से मैं उसे खींचता हूं, यहां तक लाता हूं, फिर वो स्टोर होगी, हाँ जी होगी। जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा, छोड़ने पर ये तीर निकल के जाएगा सीधा सामने वाले के जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक, यानी उसको हमने क्या है, काइनेटिक एनर्जी दी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी दी है। ऐसी वाली एनर्जी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, इसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो बेटा जनरेटर चलाते हो आप, जनरेटर चलाने में क्या है, हम उसे घुमाते हैं और फिर वो क्या होता है, बंद भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा, उसे मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है। पंखा जो चल रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी है, तो जितनी भी चीजें चलने पर रुक रही हैं सब यांत्रिक ऊर्जा है, एक्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ है, योग है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सर ये फिजिक्स की किताब है, बुक ऑफ फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं कम से कम फिजिक्स की बातें तो करेंगे ही। ये कहता है कि जब आप किसी किताब को टेबल पर रखते हैं, तो इसने क्या है, ये टेबल पर कोई किताब रख ली है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, मैं भी क्या कर लेता हूँ, इस बुक को एक मेरे अपने हाथ को क्या कर लेता हूँ, एक टेबल मान लेता हूँ। ठीक है सर, टेबल मान लिया। अब मैंने क्या कर दिया है, इसको रख दिया। ठीक है सर, रख दिया है। अब क्या कर रहे हो आप, अब ये कर रहा हूं, ये कहना ना, किताब क्या है, नीचे की ओर क्या करती है, ग्रेविटी के कारण फोर्स लगा रही होती है। सर हाँ, मेरा हाथ झुका जा रहा है पूरा पूरा, हाँ जी बिल्कुल, टेबल पर नहीं झुकता, वो अलग बात है। तो इसका क्या है, फोर्स जो है वो नीचे की ओर कार्य कर रहा होता है, हाँ जी बिल्कुल। क्या मेरा हाथ ऊपर की ओर नहीं लेके जाएगा, इसे ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा सर। यानी यहां पर जितना फोर्स ये नीचे की ओर लगा रही है, मेरा हाथ भी उतना फोर्स इस पर ऊपर की ओर लगा रहा है। ऐसा ही टेबल करती है। तो टेबल पर अगर कोई किताब रख दी है, तो किताब फोर्स जितना नीचे की ओर लगाएगी, उतना ही फोर्स मेरी जो बुक है यानी कि टेबल है वो भी ऊपर की ओर लगाएगी। सर इसका मतलब क्या हो रहा है, सर यहां पे जो मैं एक्शन कर रहा हूं ना, एक्शन, उसका ही रिएक्शन हो रहा है। जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही फोर्स दूसरा लगा रहा है, जितना फोर्स किताब लगा रही है उतना फोर्स यहां पे टेबल लगा रही है। तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, और एक्शन का रिएक्शन किस में आता है सर, न्यूटन का तीसरा नियम में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे आंसर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून गीता देवी, गुड मॉर्निंग भी है, ठीक है दोनों कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन की मॉर्निंग हो गई, सुबह तो आए नहीं थे आप। सुनील यादव भाई गुड आफ्टरनून, राधे राधे, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सुबी जी। अच्छा सुबी जी, सुनील यादव ही सुबी हैं, जहाँ तक गंगाधर ही शक्तिमान है। चलिए आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 23। ये 23 क्या कहता है बेटा, 23 यहां पे कहता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए और विद्युत धारा भी आधी कर दी जाए, तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, शक्ति का मान क्या हो जाएगा, तो ये बता दीजिए। बेटा याद रखना, जब भी यहां पर प्रतिरोध R की जगह पे हम क्या ले लें, R/2 ले लें। सबसे पहले किस में रखोगे बेटा, एक फॉर्मूला होता है P बराबर I²R। जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर पावर की बात आ रही है, जहां पे करंट की बात आ रही है, जहां पे रेजिस्टेंस की बात आ रही है, यही बात ये कह रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है सर, ये कहता है क्या कर दिया जाए, प्रतिरोध आधा कर दो। R की जगह पे अब मैं क्या करूंगा ना, R/2 ले लेता हूं, बिल्कुल सही बात है।
धारा भी आधी कर दो तो I की जगह पे मैं क्या यूज कर लूं, I/2 कर लूं, बिल्कुल कर लो। ये फिर क्या कहता है, नया मान, नई शक्ति क्या होगी, नई पावर क्या होगी, तो बेटा P डैश बराबर क्या हो जाएगा, P डैश I की जगह पे हम क्या रखेंगे, I/2 रखेंगे, तो ये I/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, R/2 हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी। P डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, I² अपॉन 4 और ये हो जाएगा R/2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये निकल के आएगा P डैश बराबर I² R जो है वो P के बराबर है, और 4 2 जा क्या हो जाएंगे सर, 8 हो जाएंगे, 1/2 P आएगा। क्या यहाँ पे कोई 1/8 P में आंसर दिया है, तो शक्ति आधी हो जाएगी, नहीं होगी शक्ति आधी, ठीक है, नहीं होगी शक्ति आधी, शक्ति चौथाई हो जाएगी सर, चौथाई नहीं है, ये तो 1/8 है, ये भी नहीं होगी, दुगनी हो जाएगी सर, दुगनी भी नहीं होगी। यहाँ पे आप ये चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं। यहाँ पे जो हो जाएगी बेटा, मैं इस ऑप्शन को क्या कर देता हूँ, चौथाई की जगह पे यहाँ पे कर देता हूँ, शक्ति 1/8 हो जाएगी, ठीक है, पावर भी विल बी बिकम 1/8। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं, शायद हो सकता है कि गलती से चौथा ही लिख गया हो, तो आंसर जो आके आएगा वो यही आएगा, 1/8 आएगा। यदि किसी विद्युत परपर में रेजिस्टेंस आधा कर दिया जाए, करंट यहाँ पे आधा कर दिया जाए, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो 1/8 आएगा, ठीक है। हे भगवान, आप निशांत हैं, राधे राधे भाई। सुनील नहीं है, ये शुभी है। भाई तुम्हें बड़ा पता है, सुनील नहीं है सुवी है, कोई तो है पढ़ता है, वही पढ़ने दो उसे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है। सर बंधन हम तो शादी वाला बंधन जानते हैं भैया, वो बंधन नहीं, को यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग की बात होती है, शादी में भी होती है। लो जो उसकी बात खत्म करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। सर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब या सहसंयोजक बंध का मतलब होता है किसी भी चीज को शेयर करना। अब किसे शेयर करोगे यहाँ पे सर, इलेक्ट्रॉन को करोगे, तो कौन करेगा। आप एक बात सोचेंगे कि जैसे मैं कहूं कि हमारे पास में कार्बन होता है, हाँ जी सर कार्बन होता है, ये कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो मोस्टली सहसंयोजक बंध ही बनाता है। सर क्यों भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है सर 6, हाँ जी 6। इसका बात यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे सर, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले वाले कक्षा में 2 भरे जाएंगे, अब बचा मेरे पास में कितना 4, तो इसका मतलब दूसरी वाली कक्षा में 4 भरे जाएंगे। सर हमें चाहिए क्या, अष्टक, यानी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में, क्या इसके पास 8 हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसके पास तो 4 ही चाहिए, 4 हैं, 4 चाहिए। अब एक बात बता दो, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए ना किसी को दे दें या किसी से ले लें तो एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज्यादा, 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। क्या कार्बन के पास इतनी एनर्जी होती है, तो आप कहेंगे सर एनर्जी इसके पास इतनी नहीं होती कि 4 को दे पाए या 4 ग्रहण कर पाए। क्या करेगा फिर सर, ये शेयर करने लग जाता है, क्या करता है, शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4, इसी वजह से इसके साथ में CH4 बनाएगा। क्यों बनाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करता है, इस वाले से शेयर करता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा जरूरत होती है, तो 4 हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो CH4 बन जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करने से या एक परमाणु से दूसरे में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, भाई स्थानांतरण तो नहीं होगा, आयनों का आकर्षण नहीं होगा, असंलयन भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। तो कितने लोगों का ए है, प्रज्ञा का आंसर, सुनील का आंसर, गीता का आंसर बी, बेटा गीता गलत है आपका आंसर। और यहाँ पे जो भी और लोग जुड़े हैं कम से कम आंसर तो दे दियो, ये तो बता दो हाँ सही है कि नहीं है, भले ही आपका आंसर गलत आ रहा हो लेकिन मुझे बता दो कि सर आपका मेरा आंसर सही है कि नहीं, मेरा बता दोगे, अपना नहीं बता पा रहे मेरा बता दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। संदीप बघेल ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए। क्यों है, तभी तो आपका CH4 यानी कार्बन के साथ में जो चेन बन रही है ना, वो चेन बनने का कारण ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये शेयरिंग करता है, ना कि किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ही उनसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वो ये कहता है कि तू मेरे साथ में मेरी चीजों का यूज कर ले, पर मैं तुझे अपनी चीजें नहीं दूंगा, ना ही तेरी चीज मैं लेने वाला हूं, मैं शेयर कर सकता हूं, चीजों का यूज कर सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्या कहता है,
जो मादा होती है यानी फीमेल जो होती है, अब फीमेल के पास में क्या होता है, अंडा होता है यानी एग होता है, अंडाणु होता है। अगर उसका फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, गुड आफ्टरनून गोलू कुमार भाई, तो यहां पे मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। यानी इस निषेचन की क्रिया में क्या होता है, हमारा स्पर्म यानी मेल का जो स्पर्म है वो किसके साथ मिलता है, एग के साथ मिलता है। और जैसे ही स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या बन जाता है, ये आपका भ्रूण बन जाता है, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इसी प्रकार से जो है बच्चा बनने की प्रक्रिया बनती है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो ही ना तो नहीं होगा, तो फिर जो हम फीमेल के पास में जो एग है ना, ये कितने समय तक जीवित रहेगा। अब आपके पास में आंसर है 10 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर दिया गया है डी, आंसर दिया है 72। एएसपी का, गोलू का आंसर, सुनील का आंसर, सबका आंसर आ रहा है, इनको लड़का जैसा नाम है। अरे छोड़ो बेटा, यहां पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी मादा की बात आएगी, फीमेल की बात आएगी, तो उनका जो अंडा होता है ना वो 24 घंटे ही सरवाइव कर पाता है। कितना, 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है, 24 घंटे तक ही सरवाइव कर पाता है। लेकिन जो आप 72 घंटे बता रहे हो ना, वो 72 घंटे बेटा वो स्पर्म का होता है। ये स्पर्म होता है यानी मेल का जो स्पर्म होता है वो 3 से लेके 5 दिन तक यहाँ पे क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। इसी वजह से आपने जो नाम लिया होगा वो आपने एक गोली सुनी होगी जिसका नाम है अनवांटेड 72। वो जो होती है ना वो स्पर्म के लिए होती है कि स्पर्म को रोका जाए कैसे भी करके, क्योंकि ये 72 घंटे तक जीवित रहेगा, ये 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। इसलिए यहां पर बोला जाता है कि वो जल्दी से ले लेनी चाहिए ऐसे, अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप यहां पे प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि मादा का जो अंडा होता है वो केवल 24 घंटे तक ही सरवाइव कर सकता है। इसलिए बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, एक बार शेयर बनता है, एक बार लाइक बनता है, एक ही बार लाइक करना वरना मत करना। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो यहां पर याद रखना कि जो प्लेलिस्ट है ना, इस प्लेलिस्ट से आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको साइंस में अच्छे नंबर लाने के लिए मजबूर कर देगी अगर आप पढ़ते हैं तो। क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारी क्लास दे रहा हूं, लगभग 60 से ज्यादा क्लास हो चुकी हैं, और अगर आप लास्ट की 10 से 12 क्लासेस ले लेते हो तो आपके 20+ नंबर आने के चांसेस बन जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो जैसा आपका एग्जाम आ रहा है वैसे एग्जाम अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्लासेस को भी यहां पे देख सकते हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट है ग्रुप डी 2025 साइंस पीवाईक्यूज के नाम से, यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाकर आप इन प्लेलिस्ट को ऑप्शन को पूरा कर सकते हैं। जो भी पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ सकते हो। ठीक है, हम 2 बार करेंगे बेटा, 2 बार मत कर देना, एक ही बार करना। अगर करना भी है, जैसे एक से ज्यादा बार करना है तो विषम संख्या में कर देना। तो विषम संख्या में करने करोगे लाइक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे पास में एक बार काउंट हो जाएगा। नेत्रपाल सिंह गुड आफ्टरनून बेटा, क्लास खत्म होने के बाद आप जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल के लिए जल्दी आ गए हो। बाकी अगर मैं आपको बता दूं कि आप ये क्लास को दोबारा भी देख सकते हो अगर आपका मन है तो। ठीक है, बाकी का मैं आपको बता दूं कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाईएससी ऐप, और ये बाईएससी ऐप आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है। अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो बेटा डाउनलोड करने के बाद में जो भी आपको चीजें चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, होमगार्ड हो, यूपीएसआई हो, यहां पर आपके पास में कांस्टेबल की बात हो, एसएससी जीडी की बात हो, एसएससी सीएचएसएल की बात हो, सीजीएल की बात हो, यानी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या आने वाले लेखपाल के यहां पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाईएससी ऐप डाउनलोड करना है। सर क्यों करना है, हम क्यों करें भाई, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई चाहते हो तो बैठ, सब अच्छी पढ़ाई तो महंगी मिलती है बेटा, यहाँ महंगी नहीं मिलेगी, यहां पर आपको मिलने वाली है सस्ती, यानी 99 रुपए में, 99 रुपए में एक ऐसा कोर्स मिलने वाला है जो आपको यहां पर आपकी जिंदगी बदलने में हेल्प कर देगा, जो आपको एक जॉब तक लेके जाएगा। यानी 99 रुपए में आप कम से कम अगर अच्छी पढ़ाई करते हो तो 50,000 60,000 रुपए कमा सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर ऐसा कोर्स लेते हो जो 99 रुपए में आपको सारी स्किल्स के साथ में पढ़ाए, ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए और अच्छे टीचर्स यहां पे जुड़े हों और सारा कुछ कराए, सिलेबस कवर कराए, सब कुछ आपको अगर एक जगह पे मिल जाए तो 99 में मिलेगा। और ये कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। इतना बड़ा कोर्स आपको
1000, 1500, 2000 या 900 रुपए तक में मिलेगा, वो कोर्स हम केवल 99 में दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भाई ऐसे आपको जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। ये क्लास आपको रोजाना 12 बजे होती है सर, मुझे अभी पता चल रहा था। कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख सकते हो। आपके पास अगर अगर अभी पता चला है तो कम से कम ये तो पता चल गया कि हाँ हम भी क्लास लेते हैं, ठीक है। अगर ये क्लास आपको मिल चुकी है तो एक बार इसको ट्राई कर लेना, देख लेना। एक डेमो के रूप में देख लेना कैसा पड़ रहा है, कैसे चल रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है, उसके बाद में अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी ये क्लास आपको रोजाना 12 बजे मिली जाती है, तो आप चाहते हैं 12 बजे हम साइंस की क्लास देख सकें तो आप रोजाना मेरे साथ में 12 बजे जुड़ेंगे। और ये क्लास आपको ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए नहीं, रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की बात करते हैं तो उनमें आने वाले सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे एक प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोजाना आप इस क्लास में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जाना पड़ेगा, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, यादवेन स्मार्ट क्लासेस। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, यादवेन स्मार्ट क्लासेस सर्च करिएगा, हमारा ही चैनल आपको दिखाई देगा। आप वहां पर जाकर उस चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आप यहां पर सारी पीडीएफ मेरी क्लास की लिंक के साथ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।